दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वन लाइनर रिवीजन नोट्स के अंतर्गत राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं निर्वाचन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का वीडियो जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं निर्वाचन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का ये वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा एडमंड बर्क महोदय ने दी है। अगला प्रश्न है समता सैनिक दल अर्थात सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी? तो समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है मॉरिस डुवर्जर के अनुसार चौगुट, कोष, शाखा तथा प्रकोष्ठ में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? तो कोष जो है दल संगठन की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि यह शब्द यानी अर्थात जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है। तो यह कथन जेम्स ब्राइस महोदय का है। अगला प्रश्न है न्यासिता, प्रदत्तीकरण, जनादेश तथा सर्वसम्मति में से प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। तो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप सर्वसम्मति नहीं है। अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों का कार्य क्या नहीं है? तो नियम अधिनिर्णयन जो है राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है जॉन रॉल्स, माओ जेडोंग, कार्ल मार्क्स एवं फ्रांज फनान में से किसने कहा है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है? तो यह कथन माओ जेडोंग का है। अगला प्रश्न है स्टेसियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो स्टेसियोलॉजी राजनीतिक दलों के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है यह किसने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? तो यह प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक गिलक्राइस्ट महोदय का कथन है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कथन है एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है और कारण बताया गया है कि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। तो उत्तर है ये गलत है किंतु आर सही है क्योंकि दबाव समूह जो होते हैं यानी प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वह चुनाव नहीं लड़ते हैं और डायरेक्ट रूप से राजनीतिक रूप से सक्रियता नहीं होती है, अर्थात जो दबाव समूह है सीधे प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है नवबहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? तो व्यापारिक संघों को उच्च स्थिति प्राप्त है। अगला प्रश्न है प्रदर्शनात्मक, संस्थागत, संघात्मक तथा असंघात्मक में से कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? तो हिंसा के माध्यम का समर्थन करने वाला प्रेशर ग्रुप होता है प्रदर्शनात्मक। अगला प्रश्न कथन और कारण से जुड़ा हुआ है जिसमें कथन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है जिसका कारण दिया गया है कि व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है। तो उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है रूसो, लाबेल, मॉरिस जिन्सबर्ग तथा फाइनर में से किसने यह मत व्यक्त किया कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती हैं? तो इस स्टेटमेंट को व्यक्त करने वाले राजनीतिक विचारक लावेल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड तथा भारतीय किसान यूनियन में से कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड राजनीतिक पार्टी हैं अर्थात पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में हैं, जबकि भारतीय किसान यूनियन जो है भारत में दबाव समूह के रूप में कार्य करने वाला एक दल है। अगला प्रश्न है राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो बर्क महोदय के द्वारा राजनीतिक दल की सबसे पहले परिभाषा दी गई थी। अगला प्रश्न है
किसने कहा था कि राजनीतिक दल एकताबद्ध लोगों का ऐसा निकाय है जो किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं? तो ये कथन एडमंड बर्क महोदय का है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का निर्माण किस आधार पर होता है? तो राजनीतिक दलों का निर्माण सामान्य हित के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, किसने दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अज्ञात साम्राज्य के नाम से दबाव समूहों को एस ई फाइनर महोदय ने परिभाषित या संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस, यूएसएसआर तथा यूएसए में से किसमें द्विपार्टी व्यवस्था पाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में द्विपार्टी व्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? तो अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक अर्थात लोकतांत्रिक हैं। अगला प्रश्न है, किसने दबाव समूहों को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो अज्ञात कहा जाए या अनाम कहा जाए, साम्राज्य की संज्ञा जो है एस ई फाइनर महोदय ने दी है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा चीन में से कौन एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? तो दिए गए ऑप्शनों में से फ्रांस जो है बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और अपने देश भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था देखने को पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूहों से भिन्न करती है? तो वो है दल राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। दबाव समूह की तकनीक किस तरीके की है? तो दबाव समूह की तकनीक मूल्य आधारित मांगे हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। कथन है, भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है, जिसका कारण है भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं। उत्तर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है, दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो दलीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरा पॉइंट है, दल प्रणाली व्यक्ति की व्यक्तिगतता को नष्ट करती है। और तीसरा पॉइंट है, दल कृत्रिम विभेद उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी? तो यह कथन रजनी कोठारी का है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। तो यह कथन लाबेल महोदय का है। अगला प्रश्न है, किसने दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? तो वह है यम डूवर्जर महोदय। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की थी? तो भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत एम एन राय महोदय ने की थी। अगला प्रश्न है, किसान संगठन, यंग तुर्क, श्रमिक संघ तथा राज्य कर्मचारी संघ में से कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? तो यंग तुर्क जो है सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो ये चेतावनी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड ब्राइस का है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला? तो ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 20वीं शताब्दी अर्थात 1918 से मिला। अगला प्रश्न है, शासन, विधि निर्माण, प्रदत्त विधि निर्माण तथा निर्वाचन में से किसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं? तो प्रदत्त विधि निर्माण प्रक्रिया में राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार किस कानून के द्वारा दिया गया था? तो ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या कानून 1918 के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस, चीन तथा अमेरिका में से किस देश में एक दलीय पद्धति है? तो चीन में एक दलीय पद्धति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चीन ने स्वीकार किया है? तो चीन ने एक दलीय पद्धति को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, संगठन, विदेशों द्वारा मान्यता, सामान्य सिद्धांतों में सहमति तथा संवैधानिक साधनों में विकास में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? तो विदेशों द्वारा मान्यता जो है राजनीतिक दलों का आवश्यक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल की विशेषता क्या नहीं है? तो अवैधानिक साधनों का प्रयोग राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन यह विश्वास करता है कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्री होता है? तो ऐसा विश्वास
करने वाले रॉबर्ट मिशेल्स महोदय हैं। अगला प्रश्न है, किसे चतुर्थ स्तंभ अर्थात फोर्थ स्टेट कहा जाता है? तो प्रेस को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है और खास करके लोकतंत्री व्यवस्था में प्रेस को चौथा आधार स्तंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस तथा अमेरिका में से किस देश में सिविल सेवा सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? तो वो है फ्रांस। अगला प्रश्न है, कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध प्रमुखतया किससे है? तो कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध प्रमुखतः अमेरिकी दलों और चुनावों से है। अगला प्रश्न है, एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है, वह समाचार पत्र प्रकाशित करना। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है, तो प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का कार्य प्रेस को नियंत्रित करना नहीं है। अगला प्रश्न है, घोषणा पत्र अर्थात मैनिफेस्टो की श्रेष्ठ परिभाषा किसने दी है? तो घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता है। अगला प्रश्न है, लोकमत तैयार करने की सबसे सशक्त और शक्तिशाली एजेंसी क्या है? तो वो है प्रेस। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, फेबियनवाद तथा मार्क्सवाद में से कौन विचारधारा राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है? तो मार्क्सवादी विचारधारा ऐसा विचार करती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश टोरी और विहक दलों की विचारधारा क्रमशः अनुदारवादी और उदारवादी थी। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो किसी भी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है, पोलित ब्यूरो शब्द किससे संबंधित है? तो पोलित ब्यूरो शब्द साम्यवादी पार्टी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पोलित ब्यूरो किस पार्टी का बौद्धिक संगठन या नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च संस्था है? तो साम्यवादी पार्टी। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारत सेवक समाज में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? तो भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को भारत में दबाव समूह माना जा सकता है। जनमत का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो जनमत का वास्तविक अर्थ वह होता है कि वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखकर किया गया हो। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा क्या है? तो स्वस्थ जनमत के निर्माण में बहुत सारी बाधाएं हो सकती हैं। शिक्षा है, निर्धनता है, बेरोजगारी है और इसके साथ जो सबसे जो बड़ी बाधा है वो सांप्रदायिक प्रचार प्रसार है। अगला प्रश्न है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाया था संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा और भारत के संविधान में संशोधन किया गया था और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें दल बदल से संबंधित प्रतिबंधों के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जनता है। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है प्रशासन में परोक्ष भूमिका। अगला प्रश्न है, दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति A.F. बेंटले है। दबाव समूह किस तरीके से कार्य करते हैं? तो दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं। अगला प्रश्न है, लॉबिंग, हित संवरण, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना तथा चुनाव में सहभागी होने में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो चुनाव में सहभागिता जो है दबाव समूह की एक विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, संगोष्ठी प्रचार, लॉबिंग तथा चुनाव लड़ने में से कौन सा साधन दबाव समूह में नहीं अपनाते हैं? तो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से दबाव समूह बचते हैं और इसमें डायरेक्ट रूप से वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से बचते हैं दबाव समूह। अगला प्रश्न है, दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, यही उनका प्रमुख उद्देश्य होता है और अपने हितों की पूर्ति कराने के लिए वो सरकार पर दबाव बनाते हैं। अगला प्रश्न है, आमेंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो संवैधानिक दबाव समूह जो है आमेंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो लॉबी प्रचार की मेथड जो है अमेरिका में दबाव समूह प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न है, यूएसए में दबाव समूहों के सर्वाधिक पसंद की प्रविधि है? तो वह है लॉबी प्रचार। अब कुछ सही वक्तव्य दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर होता है। तीसरा पॉइंट है, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। चौथा पॉइंट है, दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो ये दबाव समूहों की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतवर्ष में से किसमें दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय हैं?
तो दबाव समूह जो है सर्वाधिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में सक्रिय है। अगला प्रश्न है उपद्रव एवं प्रदर्शन प्राय उदाहरण है तो अप्रतिमानित हित समूह के। अगला प्रश्न है दबाव समूह के विषय में सत्य नहीं है तो वह चुनाव लड़ते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। दबाव समूहों का स्वभाव कैसा होता है तो दबाव समूहों का स्वभाव अदृश्य सरकार के रूप में होता है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि किसने दबाव गुटों को या दबाव समूहों को एक अज्ञात साम्राज्य या अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है तो ये फाइनर महोदय ने दी है। केवल फाइनर भी दिया हो सकता है और एसई फाइनर भी दिया हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दबाव समूह या दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य अथवा अनाम साम्राज्य की संज्ञा फाइनर महोदय के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दबाव समूह का कार्य नहीं, तो दबाव समूहों के कार्य नहीं के अंतर्गत वह सदैव असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं। किसने दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य का शासक कहा है तो शुम्पीटर महोदय ने दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य का शासक कहा है। जबकि गुमनाम साम्राज्य किसने कहा है तो फाइनर महोदय ने कहा है और गुमनाम साम्राज्य का शासक शुम्पीटर ने कहा है। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है तो दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों को विकसित और रक्षित और संरक्षित करना है। अगला प्रश्न है प्रेस, राजनीतिक दल, न्यायपालिका तथा रेडियो में से कौन जनमत का साधन या उपकरण नहीं है तो न्यायपालिका जनमत का साधन या उपकरण नहीं है। मैक्स वेबर का कार्य किस पर संकेंद्रित है तो सरकार की वैधता पर। दबाव समूहों ने तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया, यह किसका विचार है तो यह विचार फाइनर महोदय का है। अगला प्रश्न है राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह किसने कहा है तो यह जेम्स ब्राइस महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न निर्वाचन प्रणाली से संबंधित होगा तो देख लेते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया है उनमें कौन कौन सम्मिलित है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया उसमें है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान, खुला मतदान तथा महिला मताधिकार। अगला प्रश्न है कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था, वो थे जेएस मिल। कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक था तो जेएस मिल महोदय ही थे। किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है तो महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन करने वाले जेएस मिल महोदय हैं। आधुनिक समय में सरकार को वैधता प्रदान करते हैं तो नियतकालिक चुनाव जो हैं आधुनिक समय में सरकार को वैधता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या आवश्यक है तो प्रत्येक मतदाता के लिए निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयताओं को इंगित करना है वो है आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है, यह तर्क किसने दिया है तो यह तर्क शुम्पीटर महोदय ने दिया है। अगला प्रश्न है सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है तो परसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है तो वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। चुनाव सुधारों हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था तो जगन्नाथ राव समिति जो चुनाव सुधारों से संबंधित है इसका गठन वर्ष 1971 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है कहलाती है तो वो संचयी मतदान व्यवस्था कहलाती है। सरकार का फोर्थ स्टेट किसे माना जाता है तो प्रेस या अखबार को सरकार का फोर्थ स्टेट माना जाता है। वह कार्य जो राजनीतिक दल करते हैं तो राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं। जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है तो होता है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोकमत के अभिकरण कौन कौन से हैं तो लोकमत के अभिकरणों के रूप में परिवार तथा प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं तथा संचार के साधनों को सम्मिलित किया जाता है। जनमत का अभिकरण नहीं है तो जनमत का अभिकरण न्यायपालिका नहीं है। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है तो निरक्षरता सबसे बड़ी बाधा है स्वस्थ लोकमत के निर्माण में। अगला प्रश्न है शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, व्यापारिक संघ तथा प्रेस, रेडियो एवं दूरदर्शन में से कौन सा एक लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है तो प्रेस, रेडियो एवं दूरदर्शन जो है वो लोकमत निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। कथन है आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक दल जीवन रेखा है। कारण है प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं के विकास एवं मताधिकार के विस्तार एवं विकास के कारण राजनीतिक दल उत्पन्न हुए हैं। तो उत्तर है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। निर्वाचक समूह का अर्थ क्या होता है तो मतदाताओं की संख्या को निर्वाचक समूह कहते हैं। अगला प्रश्न है लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का अधिकार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सका है, यह किसका कथन है तो यह कथन है जोस आर्टगेगेसल का। अगला प्रश्न देखते हैं यूके, भारत, यूएसए तथा चीन देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया तो है अपना भारत देश। अगला प्रश्न है अधिष्ट प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व से क्या अभिप्राय है? तो अधिष्ठ प्रतिनिधित्व से अभिप्राय है कि प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक का नाम बताइए। तो वो थे थॉमस हेयर। अगला प्रश्न है, एक नमनीय और आलिखित संविधान कहाँ पाया जाता है? तो ग्रेट ब्रिटेन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हेयर प्रणाली का संबंध है। तो हेयर प्रणाली का संबंध एकल संक्रमणीय पद्धति से है। अगला प्रश्न है, थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से जुड़ा हुआ है? तो थॉमस हेयर का नाम आनुपातिक पद्धति से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख योजनाएं हैं। तो एक है हेयर प्रणाली तथा दूसरी है सूची प्रणाली। अगला प्रश्न है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर सत्य कथन दिए गए हैं। बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली है, एक मत किंतु हस्तांतरित मत पद्धति, और तीसरा पॉइंट है, विजयी होने वाले को निर्वाचन कोटा के रूप में मत प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन की सूची पद्धति से मुख्यतः किसको लाभ होता है? तो वो होता है दबाव समूहों और दलों को। अगला प्रश्न है, द्वितीय मतदान प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा सूची प्रणाली में से कौन अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धति नहीं है? तो वह है द्वितीय मतदान प्रणाली। अगला प्रश्न है, सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। अगला प्रश्न है, कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो वो है GDH कोल। अगला प्रश्न है, कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को क्या संज्ञा देंगे? तो वो होगा उपचुनाव। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय क्या है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय है कि जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं, उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं की रिवीजन क्लासेस के रूप में जो टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज शुरू की है, उसमें हमने आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया है राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत और निर्वाचन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का वीडियो। साथियों, ये वन लाइनर प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स के रूप में कलेक्ट किए गए हैं, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं में काफी हेल्पफुल साबित होंगे और एक अच्छा स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर जानकारी अच्छी लगे और हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के वन लाइनर रिवीजन नोट्स के प्रश्नों के वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी की तैयारी बेहतर चलती रहे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी के साथ आज की इस वीडियो से लेते हैं टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।